हेलो एवरीवन, क्या हाल है सभी के। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो हमने इससे पहले अपना रेप्लिकेशन और काफ़ी चीज़ें कवर भी कर ली हैं। तो हमारा ये लास्ट टॉपिक बचा है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। ये दो टॉपिक बचता है। हालांकि ये दोनों के दोनों टॉपिक काफ़ी थ्योरेटिकल है और इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आप सब कुछ पढ़ने जाओगे तो इसमें सच में पागल हो जाओगे। तो पूरा का पूरा हमें नहीं पढ़ना है। हाँ, कुछ जो इम्पॉर्टेंट एरियाज हैं उन सारी चीज़ों को मैं लिख के भी लाया हूँ पहले से, कि मैं आपको मार्कआउट कराता चलूँ कि एनसीईआरटी में डायरेक्टली मैं दिखा तो नहीं सकता कैसे कैसे क्या है, यहाँ से विजिबल नहीं होंगी, लेकिन जो भी सारे पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ आप एनसीईआरटी से डायरेक्टली उसे प्रॉपरली अंडरलाइन करते जाना, उसे समझते जाना। यहाँ पे बहुत कंसेप्चुअल वे में नहीं है चीज़ें, डेटा इसमें ज़्यादा है, तो ये डेटा याद रखने वाली चीज़ है। तो ये आपको थोड़ा सा इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। बट हाँ, इसमें ज़्यादा से सवाल नहीं आते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इसमें परेशान हो जाओ कि यार ये तो क्या क्या है, इसमें कितना सारा है। ठीक है, उसमें लिखा बहुत सारा है पेज में। आप सब चीज़ का मतलब समझने जाओगे तो ये कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन लेवल और उसके लेवल की भी बातें हो जाएंगी। बट इतना हमें जाना नहीं है, सिर्फ उनका मतलब समझना है, जो जो बातें उन्होंने करी हैं। जैसे अगर मैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में बात करूं तो इनके कुछ सैलिएंट फीचर्स थे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के क्या मेन गोल्स थे, या और भी कुछ छोटी छोटी बातें थी जिसके बारे में मैं थोड़ा एक बार डिस्कस कर दूंगा। तो आपको प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा कि हाँ, इसको किस अप्रोच से मुझे पढ़ना चाहिए। और साथ ही साथ ऐसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी दो तीन बातें हैं जहाँ से सवाल उसने पूछा भी है और पूछने के चांसेस भी होते हैं। बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है हाँ, लेकिन रीडिंग आपको एक बार कर लेनी है। बाकी आप इसको आगे बढ़ के कंटिन्यू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखना यहाँ पे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सी बातें जो मैं बताना चाह रहा था। देखो, यहाँ पे सबसे पहला ध्यान रखना है आपको कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक्चुअल में इसका क्या मतलब है। हम अपने डीएनए का सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। सीक्वेंसिंग मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को प्रॉपर ऑर्डर में करना चाहते हो। हमें पता है जो भी हमारे बेस पेयर हैं डीएनए के, कहीं ना कहीं रीअरेंज इधर उधर फॉर्म में होंगे, और अगर हम इसे प्रॉपर कैटेगराइज करके समझ लें कि ये वाली कैटेगरी ऐसी है, मतलब प्रॉपर जीन्स को हम कैटेगराइज कर लें, प्रॉपर सीक्वेंस में कर दें, तो हमें पता चल जाएगा कि आखिर में कौन सा जीन क्या रोल प्ले करता है, कौन सा जीन किसके साथ मिलकर किस तरीके का बिहेवियर दर्शा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाएंगी और कहीं ना कहीं हम कुछ बीमारियों का भी इलाज कर सकते हैं और कुछ चीज़ें हम डायग्नोस कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो ये सब काफ़ी इम्पॉर्टेंट था और ये काफ़ी समझ लो मेगा प्रोजेक्ट था। मतलब आप 2.2 मीटर डीएनए को प्रॉपरली आप समझ रहे हो, उनके सारे बेस पेयर समझ रहे हो कि सबके क्या रोल हुआ करते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था और इसमें बहुत टाइम भी लग गया था। और इसमें एनसीईआरटी एक चीज़ लिखती भी है कि इसमें लगभग अगर आप देखो कि उतना हमारा पूरा बेस पेयर जितना है, जैसे अगर मैं बात करूँ पूरा अगर हेप्लॉइड सेट की, ये जो जीनोम वर्ड यूज़ किया करते हैं, ये एक सेट ऑफ क्रोमोजोम, मतलब कि हमारे 46 क्रोमोजोम है, मतलब 23 जोड़ी क्रोमोजोम है। तो मैं एक पेयर ऑफ क्रोमोजोम की बात कर रहा हूँ, मतलब हेप्लॉइड सेट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि दूसरा भी क्या है उसका सेम टू सेम ही तो है। तो आप एक साइड का क्या करोगे, पूरा सीक्वेंसिंग कर लोगे। तो यहाँ पे बात ये की जा रही है कि आप एक साइड का जो पूरा डीएनए है, ठीक है, उसका आप पूरा सीक्वेंसिंग कर रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो कि एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर हमें क्या समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सब बातें थोड़ी बहुत करी गई हैं। अब देखना, नोटिस करना, ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था और इसको लॉन्च किया गया था सन 1990 में और ये कंप्लीट हुआ था 2003 में। 13 साल तक ये प्रोजेक्ट चला था, मेगा प्रोजेक्ट था। बट ऐसा ज़रूरी नहीं था कि यहीं तक ये कंप्लीट हो गया था। कुछ चीज़ें थी जो अभी भी रह गई थी और उसको भी पूरा करते करते जैसे लगता है कि कुछ टाइम और लग गया। और अभी भी ऐसा है। एनसीईआरटी एक लाइन और लिखती है कि जब पूरा डीएनए आपने सीक्वेंस किया तो वहाँ पर हमें ये मालूम पड़ा, जब हमने कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस निकाला तो हमें ये मालूम पड़ा कि इसमें से ज़्यादातर पार्ट जो है, मैक्सिमम पार्ट जो है, वो ऐसा पार्ट है जो किसी चीज़ का मतलब रिप्रेस नहीं कर, मतलब किसी तरह का एक्सप्रेशन शो नहीं कर रहा, कोई भी एमआरएनए या प्रोटीन नहीं बना रहा है। और बहुत कम डीएनए सेगमेंट ऐसा था जो प्रोटीन बना के एक्सप्रेस कर रहा था। तो सोचो कितने कम सेगमेंट ऑफ डीएनए से प्रोटीन बनना है। ज़्यादातर जो लार्ज अमाउंट है वो ऐसा लगता है कि नॉन कोडिंग हुआ करते थे। तो इसमें ये बात भी लिखी गई थी, क्या इसका कोई रोल नहीं है जो इतना डीएनए में फालतू में पड़ा हुआ है। एचएनआरएनए आपने पढ़ा होगा, याद है? एचएनआरएनए में आप क्या करते हो,
इंट्रॉन्स को निकाल देते हो और एक्सॉन्स को रखे रहते हो। जब हम पढ़ा करते थे ट्रांसक्रिप्शन, याद आ रहा होगा, तो उसमें हम क्या करते हैं, इंट्रॉन्स को निकाल देते हैं, जो कोई भी कोडिंग नहीं करता था उसका हम लड्डू बना के उसको बाहर निकाल देते थे, स्प्लाइसिंग बोला करते थे। तो बात यहाँ पे हो रही है कि जो इंट्रॉन्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं इन कंपैरिजन टू किसके, एक्सॉन। एक्सॉन क्या है, एक्सप्रेशन शो किया करते हैं और इंट्रॉन्स कोई भी एक्सप्रेशन नहीं शो करते। तो डीएनए में कुछ ऐसे ही रीजन होते हैं मैक्सिमम अमाउंट में जो कोई एक्सप्रेशन शो नहीं करते, और यही चीज़ हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पढ़ते भी हैं। इनको हम कहते हैं रेपिटेटिव डीएनए बोलते हैं इसको हम। ये वो डीएनए का सेगमेंट है जो बार बार ऐसा लगता है रिपीट होता भी नज़र आता है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और ये हर इंडिविजुअल में कहीं ना कहीं प्रेजेंट होता ही है। बस डिफरेंस एक होता है कि इनकी पोजीशन अलग अलग हो सकती है। हो सकता है आपके डीएनए में शुरुआत में वो वाला कंटेंट बहुत ज़्यादा हो और नीचे में कहीं ना कहीं बाद में प्रेजेंट हो। किसी और इंसान में वो सीक्वेंस कहीं ना कहीं लास्ट में हो और शुरू में कम सीक्वेंस वो वाला प्रेजेंट हो जो ख़राब है। तो इस तरीके का डिफरेंस, इस तरीके का चेंज बहुत सारा देखने को मिलता है। इसी वजह से सारे जितने भी हैं ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबका डीएनए ऐसा लगता है डिफ़र करता होता है। तो वो हम वहाँ पर भी देखते हैं। आते हैं यहाँ पर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे। ये हमने बात समझी। अगली बात, ये बात ध्यान रखनी है कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स बायोलॉजी की वो ब्रांच है, वो स्ट्रीम है जहाँ पर हम क्या करते हैं प्रॉपरली, यहाँ पर हम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं कुछ कंप्यूटर और कुछ अपने टूल्स को लेकर। वहाँ पर हम उसे स्टोर करते हैं और उसे समझने की भी कोशिश करते हैं। तो वो एक तरह की ब्रांच है, आप समझ लो, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। गोल्स क्या थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के, मतलब इन्हें क्या अचीव करना था, क्या जानना था इस प्रोजेक्ट के ज़रिए। इन्हें जानना था, इन्हें पता लगाना था वो 20,000 से 25,000 जीन्स जो ह्यूमन डीएनए को बनाते हैं वो इन्हें पता करना था। दूसरी बात, इन्हें ये भी पता करना था कि 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर जो डीएनए बना रहे हैं, ओवरऑल में इन जीन्स की बात करूँ, जीन कैसे बना है, बेस पेयर से मिलकर बना है। ठीक है, तो बात ये हो रही है कि 3 बिलियन टोटल बेस पेयर हुआ करते होंगे, उन सब के बारे में हमें ये भी जानना है। दूसरा, उस डेटा को आपको स्टोर करना है डेटाबेस में, कंप्यूटर में आप प्रॉपरली उसको फीड करोगे। क्यों? क्योंकि इतना डेटा एनालाइज करना, इतनी चीज़ें समझना एक ह्यूमन ब्रेन के लिए एक्चुअल में पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको कहीं ना कहीं टेक्निक्स का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, और जो भी चीज़ें आपने सीखी है, जो भी चीज़ें आपने समझी है, उसे डेवलप किया है, उन टूल्स को भी कहीं ना कहीं आपको आगे भी उसका आगे मतलब लोगों को फॉरवर्ड करना पड़ेगा कि कुछ इंडस्ट्रीज़ में हेल्प हो जाए, कुछ कहीं ना कहीं चीज़ें और इवॉल्व हो सके। ठीक है, तो इम्प्रूव टूल्स फॉर डेटा एनालिटिक्स। ठीक है, तो ये भी चीज़ आप करोगे और ये इन्फॉर्मेशन आपको कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी और भी जगह पर, ताकि और भी जगह हेल्पफुल हो सके जो भी आपने सीखा है। और आपको लीगल एंड एथिकल इश्यूज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब कि आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आपके एक्सपेरिमेंट करते वक्त, आपके इस एक्सपेरिमेंट के दौरान किसी को अननेसेसरी कोई नुकसान ना होने पाए। ठीक है, तो इन एथिकल इश्यूज़ का आपको ध्यान रखना होता है। फिर एक अगला टर्म आता है, इम्पॉर्टेंट सा ही है, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग क्या होते हैं। मतलब कि आपको टैग लगाना है उन पर, मतलब उन पर कहीं ना कहीं टैगिंग करनी है, टैग लगाना है जो सीक्वेंस एक्सप्रेस किया करते हैं। जो भी सीक्वेंस डीएनए में एमआरएनए बनाकर एक्सप्रेस किया करेंगे, उन सभी पर आपको क्या लगाना है, ऐसे करके टैग लगाते जाना है। ठीक है, एक वर्ड आता है सीक्वेंस एनोटेशन। क्या होता है, देखो, पूरा डीएनए का कोडिंग, नॉन कोडिंग डीएनए सबका सब पूरा आया। ठीक है, जहाँ पर कोडिंग डीएनए भी है, नॉन कोडिंग भी है। नॉन कोडिंग क्या, जो किसी तरह का एक्सप्रेशन शो नहीं कर रहा है। कोडिंग वाला जो सही है, काम का है, जो प्रोटीन बनाया करेगा। तो सीक्वेंस एनोटेशन का मतलब ये है कि आप सीक्वेंस को एनोटेट करो, मतलब वहाँ पर आप देखो कि कौन सा कोडिंग है, कोई ना कोई अगर कोई प्रोटीन बना रहा है तो उसको आप एनोटेट करो। एनोटेट मतलब कि वहाँ पर आप पॉइंटर करके लिखो कि ये वाला पर्टिकुलर सेगमेंट किस चीज़ के लिए बना हुआ है। तो आप यहाँ पे पॉइंटर लगा के लिखोगे कि ये क्या है, ये मान लो किसी तरह का प्रोटीन, किसी तरह का एंजाइम बना रहा है। तो जब भी कोई रीड करने आए
तो उसे ये पता चल जाए कि भाई यहाँ पर ये जो जीन है ये इस वाले प्रोटीन को बना रहा है, तो उसे समझना आसान हो जाएगा कि डीएनए में इस लोकेशन पर ये वाली चीज़ है। तो सीक्वेंस एनोटेशन का मतलब ये है, एनोटेट करना मतलब एक तरह का चिन्ह बनाना वहाँ पर। क्लियर है? दूसरा एक क्रोमोसोम फर्स्ट का सीक्वेंस सबसे आखिरी में किया गया और ये कंप्लीट हुआ 2006 में। ठीक है, ये भी एक ध्यान रखना। कॉमनली जो वेक्टर यूज़ किए जाते हैं बैक और यैक, ये क्या होता है? बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये क्या होता है? बैक्टीरिया हो, हम जानते हैं उसमें एक प्लाज्मिड डीएनए भी होता है। ठीक है, और हमें किसी तरह का क्या करना है, जैसे हमें बैक्टीरिया से कोई प्रोटीन बनाना है, कुछ भी करना है, तो हम करते क्या हैं? बैक्टीरिया का प्लाज्मिड लिया, उसके डीएनए को काटा, गैप बन गया। अब उस गैप में हमने कोई अपना जो भी हमें पसंदीदा जीन है जिसका हमें मल्टीप्लिकेशन कराना है उसको लिया और यहाँ पर चिपका दिया, और अब इस जीन को मैंने बैक्टीरिया में डाल दिया। जब भी बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा तो उस पर्टिकुलर सीक्वेंस से अपना प्रोटीन या कुछ ना कुछ बनाया करेगा। तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। तो हम ये दो वेक्टर्स का यूज़ किया करते हैं, ये भी नाम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एक बार चाहो तो नोट डाउन कर लेना। थोड़ा सा इसमें फिर आगे बताता हूँ कि इसमें सैलिएंट फीचर्स क्या क्या हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के। ठीक है, देखना अब हम देख रहे हैं इसके क्या सैलिएंट फीचर्स को। ये भी ध्यान रखने वाली बात है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जो अभी इससे पहले बताया वो चीज़ें ध्यान रख लेना, और एक ये फीचर्स याद रख लेना, सवाल मैक्सिमम आपके बन जाएंगे। ह्यूमन जीनोम में हमने देखा कितने बिलियन बेस पेयर होंगे, 3164.7 बिलियन बेस पेयर होंगे। ये सब डेटा है, एग्जैक्टली ध्यान रख लेना, इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, इसलिए ये वाला पार्ट लोगों को बोरिंग भी लग जाता है, तो ज़्यादातर हम इसमें एनसीईआरटी रीड करना प्रीफर करते हैं, बट बहुत बार नहीं पढ़ना है। ठीक है, इस चैप्टर में और भी बहुत चीज़ें हैं जो डेप्थ में कंसेप्चुअल है, उसे समझते चलना। इन पार्ट्स को थोड़ा सा रीड करके एक बार आप मूव कर सकते हो, लेकिन हाँ ये इंपॉर्टेंट एरियाज आप देखते रहना। इतने बेस पेयर हैं ह्यूमन जीनोम में। हमने देखा एवरेज जीन, एवरेज कितने जीन होने चाहिए? 3000 बेस पेयर बोल रहा हूँ, 3000 जीन इतने होने चाहिए। बट डिस्ट्रॉफिन जीन ऐसा था जिसमें इतने मिलियन बेस पेयर थे। ठीक है, मतलब एवरेज जीन का ये बोला है कि इतने बेस पेयर होने चाहिए एवरेज, मतलब नॉर्मली अगर देखें कोई एक सेगमेंट जीन का लिया तो उसका एवरेज कितने बेस पेयर होने चाहिए? टोटल 3000 के आसपास। लेकिन अगर मैं पूरे जीनोम की बात कर रहा हूँ तो इतने होते हैं। डिस्ट्रॉफिन जीन इकलौता ऐसा जीन है जिसमें सबसे ज़्यादा बेस पेयर है, 2.4 मिलियन। ठीक है, एस्टिमेटेड हमने कितना सोचा था कि टोटल नंबर ऑफ जीन कितना होगा पूरे में? हमने सोचा था कि लगभग 80,000 से 1,40,000 होना चाहिए होगा पूरे डीएनए में हमारा जीन, पर निकल कर कितना आया? 30,000 के आसपास, जिसमें से फंक्शन ऑफ 50% से ज़्यादा का तो फंक्शन हमें अभी तक पता ही नहीं है, और जो पता चला वो हमने ये देखा कि लगभग 2% से कम जीनोम ऐसा था जो कोड करता था प्रोटीन के लिए। बाकी सबके सब ऐसा लगता है रिपीटेटिव थे, किसी काम के नहीं थे, और ये रिपीटेटिव सीक्वेंस मेजर पोर्शन बनाया करते थे अपने जीनोम का। तो क्या ये रिपीटेटिव पोर्शन खराब होते हैं? ये 100 से 1000 बार भी रिपीट होते नज़र आ सकते हैं, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट इसलिए थे कि ये क्रोमोसोम का शेप भी मेंटेन कर रहे थे और कहीं ना कहीं इवोल्यूशन में भी मदद करते हैं, और कहीं ना कहीं इन्हीं का लार्ज पोर्शन ऑफ रेपिटेटिव डीएनए जिनका कोई कोड नहीं बन पा रहा था, मतलब जो प्रोटीन नहीं बना पा रहे थे, तो म्यूटेशन को भी कहीं ना कहीं ये कंट्रोल करते थे हमारी बॉडी में कि कोई म्यूटेशन, कोई छेड़छाड़ हुई है तो ये एक्सप्रेस ही नहीं करेंगे, तो म्यूटेशन हमारे बॉडी पर इफ़ेक्ट ही नहीं करेगा। इफ़ेक्ट कब करता है? जब जीन में छेड़छाड़ हुई और वो जीन कोई प्रोटीन बना रहा हो, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया आपने पढ़ा था, थोड़ा सा चेंज हुआ, प्रोटीन बनाने का सीक्वेंस बदला और आपका सिकल शेप का आरबीसी हो गया। लेकिन अगर सोचो वही म्यूटेशन अगर किसी ऐसे कोड पे हुई होती जहाँ पर वो कोई प्रोटीन बनाता ही नहीं है, ख़राब डीएनए का पार्ट है, वहाँ म्यूटेशन कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये मददगार भी है। अगली बात, क्रोमोसोम नंबर 1 पर मैक्सिमम जीन पाए जाते हैं। मैक्सिमम
जीन पाए जाते हैं, 2968 जीन पाए जाते हैं। ठीक है। क्रोमोसोम नंबर 4 पर सबसे कम पाए जाते हैं 231। ठीक है। SNPs क्या होता है? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। इसके बारे में ज़रा देख लो। मतलब कि कोई एक न्यूक्लियोटाइड पर पॉलीमॉर्फिज्म दर्शाया जा रहा है। मतलब कि इसका मतलब आप कहना क्या चाह रहे हो, ध्यान से देखना। जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि कोई सीक्वेंस होगा, मान लो AAG AAG ऐसे करके, मान लो रिपीटेटिव DNA का ये सीक्वेंस होगा AAG करके। ठीक है, ऐसे करके भरा पड़ा होगा। यहाँ पर भी मान लो मैंने कोई सीक्वेंस ले लिया, क्या है T T, बट यहाँ पे G का C ना आके मैंने यहाँ पे A कर दिया, T T A T T A T T A T T A T T A, ऐसा करके मतलब मैं बनाता चला जाऊँ। अब बात यहाँ पर ये हो रही है कि कोई सिंगल न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमॉर्फिज्म हुआ है, कोई सिंगल न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमॉर्फिज्म हुआ है। ऐसा लगता है कोई एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड ही है जो बदल गया हो और उसी का पॉलीमॉर्फिज्म मुझे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये भी चीज़ इन्होंने नोटिस करी कहीं ना कहीं DNA के अंदर। ठीक है, यहाँ से मैं DNA फिंगरप्रिंटिंग में क्या आपको पढ़ना है वो एक बार बता देता हूँ। ध्यान देना थोड़ा सा, वहाँ पे चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। उसमें बहुत डेप्थ में हम जा भी नहीं सकते हैं। ठीक है, कुछ एरिया है, कुछ पोर्शन है, वो मैं यहीं से बता देता हूँ। आप एक बार NCERT से क्लियर करते चलना। देखना, DNA फिंगरप्रिंटिंग में आप सबसे पहले ये रेपिटेटिव DNA वाला पार्ट देखोगे। ये जब आप DNA फिंगरप्रिंटिंग देखोगे, यहाँ पर एक रेपिटेटिव DNA वाला पार्ट है। कौन से रेपिटेटिव DNA पार्ट की ये बात कर रहा है? यही जो हम रेपिटेटिव DNA की बार बार बात कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं कोई एक्सप्रेशन शो नहीं कर रहा है, ये उससे रिलेटेड कुछ बात करी गई है। तो वहाँ पे आप देखोगे कि ये रेपिटेटिव DNA ही है जो हमारा DNA का मेजर पोर्शन बनाता है, और यही वो सेगमेंट है जिसके मदद से आप बता सकते हो कि पर्सन टू पर्सन DNA क्या करता है, डिफर करता है एक दूसरे से। ठीक है, इसी को ये सैटेलाइट DNA भी बोला करते थे। ठीक है, नेक्स्ट आप एक देखोगे, पॉलीमॉर्फिज्म को लेकर बात करिए। पॉलीमॉर्फिज्म को लेकर भी मैंने अभी यहाँ पे बता दिया। ठीक है, कि वो जीन जो बार बार आपको दिखाई दे रहा हो, नंबर ऑफ टाइम उसका ज़्यादा हो। देन आप देखोगे VNTR क्या है। VNTR प्रोब के बारे में इसमें बोला गया है कि कैसे पता करोगे। ये VNTR प्रोब एक्चुअल में क्या है? ये एक तरह का ऐसा कंटेंट है जो हम मदद करते हैं जब DNA को सेपरेट करना होता है। ठीक है, और ये प्रोब क्या करता है? रेडियो एक्टिव होता है, चमकने वाला होता है। तो जब भी आप किसी जीन की स्टडी करने वाले होते हो तो इस प्रोब का यूज़ करते हो। तो जब आप कोई चीज़ स्टडी करोगे तो ये क्या करेगा? चमक के दिखाएगा कि आपने जो भी लिया था हाइब्रिडाइज्ड वाला सेगमेंट, वो अगर डिफ्रेंशिएट होता नज़र आ रहा है तो मुझे चमकता नज़र आएगा। ऐसा कुछ होता है। लास्ट में फिर आप इसमें चेक कर लेना एक बार, आप डायग्राम यहाँ पे देखोगे जब DNA फिंगरप्रिंटिंग का डायग्राम, तो वहाँ पर भी कुछ सस्पेक्ट के बेस पे बताया गया है कि कैसे हम किस तरीके से ये बता सकते हैं कि हमें कैसे पेयरिंग यहाँ पे करके दिखानी है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर दिख नहीं रहा होगा वरना मैं बता देता, बट चलो मैं फिर भी एक बार थोड़ा आइडिया दे देता हूँ, समझने की कोशिश करना। देखना, मैं थोड़ा आइडिया दे दे रहा हूँ, पूरा डिटेल में तो नहीं जा सकता। ऐसे समझो, एक साइड में, एकदम साइड में आपको ऐसे एक टेबल दिखी होगी जहाँ पर लिखा होगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके पूरा का पूरा 7 8 9 10 ऐसे करके लिखा होगा पूरा। और आपको इस टेबल में ऐसे दो लोगों का DNA मैच कराने को दिया होगा कि मुझे मैच करा के दो। एक होगा कोई इंसान है, उसको मैंने माना A, कोई दूसरा इंसान है जिसको मैंने बोला B। और क्राइम सीन पर, ठीक है, मतलब हुआ क्या है, ऐसे समझो जहाँ पर क्राइम हुआ है वहाँ पर मुझे कुछ खून के धब्बे या कोई छोटा सा बाल का टुकड़ा मिला है जहाँ से मैंने DNA एक्सट्रैक्ट कर लिया है। और DNA एक्सट्रैक्ट किया है और उस DNA का मैं सीक्वेंस कैसे लिखने की कोशिश करूँगा, मैं ये देखूँगा कि इसमें रेपिटेटिव DNA का कितना हिस्सा मुझे नज़र आ रहा है।
मतलब कि अगर मैं यहाँ पर लूँ, ऐसे समझ लो कि यहाँ पर एक था ए वाला है और ये बी वाला है, ठीक है, एक ए वाला है और एक बी वाला है। यहाँ पर इन दोनों का है। मुझे जहाँ पर सस्पेक्टेड सीन था, क्राइम सीन से मुझे कुछ मिला है, क्राइम सीन से मुझे जो डीएनए मिला, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मुझे कौन सा डीएनए मिला है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास 2 इंडिविजुअल है, 2 के मेरे पास डीएनए दिए गए हैं। कौन से? एक है क्रोमोसोम नंबर 1 पर कुछ दिया है, एक के क्रोमोसोम नंबर 1 पर मुझे कुछ दिया हुआ है सीक्वेंस, कुछ ऐसे करके है मान लो, जिन पे मैंने देखा कि डीएनए का सीक्वेंस कहीं ना कहीं मुझे जो दिखाई दे रहा है, ऐसे समझ लो, जिसमें मैं देख रहा हूं मुझे ऐसा कुछ दिखा, ठीक है। और एक मैंने देखा क्रोमोसोम नंबर 7 चेक किया, वहां पे मैंने देखा कि उनके क्रोमोसोम नंबर 7 पे कुछ ऐसा मुझे दिखाई दिया, मान लो ऐसे रहा होगा कोई क्रोमोसोम नंबर 7, और इनके क्रोमोसोम नंबर 7 पे मैंने देखा कि कुछ ऐसा नज़र आ रहा हो, ठीक है। इस तरीके से मैंने क्रोमोसोम देखा। और दूसरा जो इंसान है उसमें मैंने देखा कि क्रोमोसोम नंबर पर कैसा सीक्वेंस दिख रहा है, मान लो ऐसा कुछ सीक्वेंस दिख रहा है, मतलब कि मैंने ये देखा कि ऐसे करके सारे डब्बे मैंने क्या कर दिए, भर दिए। ये क्या है? ये वो जीन का पार्ट है जो एक्सप्रेस होगा ही नहीं, ठीक है, मैंने ये देखा। दूसरा मैंने देखा इसका क्रोमोसोम नंबर 7 भी चेक किया, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या चेक किया, यहाँ पर जब मैंने देखा तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसे मुझे मिला। ये क्या है? इन दोनों के मैंने डीएनए ले लिए। क्यों? क्योंकि ये मेरे सस्पेक्टेड थे, इन पे मुझे डाउट था, इन पे मुझे डाउट था। और ये क्या है? मुझे क्राइम सीन से कोई डीएनए मिला जहाँ पे मैंने देखा ये क्या है, क्रोमोसोम के ये डब्बे की क्या है, पोजीशन है। डब्बा नंबर 1, डब्बा नंबर 2, डब्बा नंबर 3। डब्बा नंबर मतलब बॉक्स नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके, ये वो डब्बे के नंबर हैं। अब देखो यहाँ पर मुझे जो मिला, अब यहाँ पर मैंने देखा कि भाई जो आपका है, मान लो क्रोमोसोम नंबर 1 मैंने लिखा कि क्रोमोसोम नंबर जो 1 होगा उसकी पोजीशन आप यहाँ पर डालो, और जो क्रोमोसोम नंबर 7 होगा उसकी पोजीशन आप यहाँ डालो। कैसे डालोगे? अब देखो यहाँ पर जो मुझे क्राइम सीन से डीएनए मिला, ठीक है, वहाँ पर ये क्राइम सीन से मिलने वाला जो डीएनए, यहाँ मुझे नज़र आया कि इस जगह पे देखो, ऐसे ही समझो, कोई नहीं, कि मुझे 2 क्रोमोसोम मिले। इस क्राइम सीन से मिलने वाले डीएनए पे मैंने एक चीज़ देखा कि यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं ये क्राइम सीन से जो डीएनए मिला मुझे, ये मुझे कहीं ना कहीं नज़र आया कुछ ऐसा यहाँ पर, और कुछ ऐसा डीएनए का पार्ट, ठीक है। ये पोजीशन बता रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके पोजीशन बनाया डब्बे की। ये क्या है? क्राइम सीन से मिला है मुझे, और ये वो दोनों इंडिविजुअल्स हैं। अब जब इन दोनों के, ये दोनों डीएनए को मैं यहाँ पर रखूँगा तो कैसा होगा? ए वाले का बताओ मुझे, ए वाले का कैसा है सीक्वेंस? ए वाले का क्रोमोसोम नंबर 1 पे आप डब्बा नंबर 3 4 5 6 को कर दो। क्रोमोसोम नंबर 1 पे डब्बा नंबर, क्रोमोसोम नंबर 1 कहीं ना कहीं होगा, इस पे डब्बा नंबर 3 4 5 पे रंग भर दो। मतलब कि 3 4 5 पे जब रंग भरोगे तो ऐसा लगता है कि क्रोमोसोम नंबर 1 पे इतना दूरी तक रंग क्या होगा, भर जाएगा। किसमें? इसके केस में। बट फिर अब मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ, 3 4 5 तक भर रहा है, ये यहाँ तक कहीं भी भरता नज़र आएगा, मान लो यहाँ तक, ठीक है, 3 4 5 तक
क्रोमोसोम नंबर 1 पे ऐसा लगता है 3 4 5 तक ये भरता नज़र आया। क्रोमोसोम नंबर 7 पर आप देखो ये सबसे लास्ट में भरता नज़र आएगा। क्रोमोसोम नंबर 7 में ये है क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 7, क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 7। क्रोमोसोम नंबर 1 पर मैंने देखा ब्लू वाला दूसरे या तीसरे पोजीशन तक जाता है, और 7वें नंबर के क्रोमोसोम पे मैं क्या देख रहा हूँ, लास्ट वाले सेगमेंट तक जा रहा है। मतलब मैं इसको उठाकर सबसे लास्ट में यहाँ कहीं डार्क कर दूँ, मुझे ये सीक्वेंस आया। अब कहानी इसमें बताओ, क्रोमोसोम नंबर 1 पे ऐसा लगता है सबसे लास्ट में 2 के दोनों डार्क हैं। क्रोमोसोम नंबर 1 के सबसे लास्ट में ऐसा लगता है 2 रीजन्स ऐसे डार्क होंगे, और क्रोमोसोम नंबर 7 के पहले पोजीशन पर डार्क है। क्रोमोसोम नंबर 7 के पहले पोजीशन पर डार्क है। आपको कुछ मिल तो गया यहाँ पे। अब ध्यान से नोटिस करो, ये तो मैंने लंबा चौड़ा बना दिया। अगर मैं इसको ऐसे करके दिखाऊं कि भाई ये क्रोमोसोम नंबर 1 की पोजीशन थी, ये क्रोमोसोम नंबर 7 की पोजीशन थी। अब अगर मैं ऐसा बताऊं कि मुझे ये बताओ कि ऐसा डीएनए आपको कौन से इंडिविजुअल में दिखाई दे रहा है, आप बोलोगे कि एक बार चेक कर लेते हैं, उसमें डाउट क्या है। मैंने यहाँ चेक किया कि क्रोमोसोम नंबर 1 पे 2 डॉट नज़र आना चाहिए, 1 या 2 डॉट, क्योंकि यहाँ हमने 2 डॉट लिया। क्रोमोसोम नंबर 1 पे यहाँ पे दोनों डॉट नज़र आ रहा है, पहला ये दिखा। क्रोमोसोम नंबर 8वें या 9वें लास्ट वाले केस में मुझे इसमें भी डबल डॉट दिखा, लेकिन इसका मुझे कहीं भी मैच करता नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है ये तो दूर दूर है। तो डाउट मेरा क्या क्लियर हुआ, ऐसा लगता है यही वाला भाई साहब क्या क्राइम है और ये नहीं है। मतलब ये वाला किससे मैच कर गया, इससे। देखो मैंने कोशिश की है पूरी इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग आई होगी कि वो टेबल क्या बना के दे रहा है। ठीक है, मैं एग्जैक्टली डायग्राम तो उसका नहीं बना सकता क्योंकि ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बट इतना सिंपल करके मैंने कोशिश करी है समझाने की, समझ आ गया होगा। नहीं आया होगा एक बार रिपीट करके देखना, क्लियर हो जाएगा। ये आपको पोजीशन इसकी समझ नहीं आनी चाहिए कि एक्चुअल में वहाँ पे बताया क्या गया है। ठीक है, तो यहाँ तक आप इन पार्ट को कंप्लीट कर लेना, एंड देन हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इवोल्यूशन चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे होंगे, और आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लो, सारे PYQ सॉल्व कर लो। जितनी भी चीज़ें बताई हैं आराम से आपके सारे के सारे PYQs बन जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो बहुत डेप्थ में नहीं जाना इन दोनों टॉपिक्स में, मैं बार बार कह रहा हूँ। ज़्यादा सवाल नहीं आते हैं, लेकिन जो भी आते हैं वो आप इजीली क्रैक कर लोगे। बहुत टफ सवाल नहीं आते हैं, कुछ डेटा वाले आते हैं वो आप करते चले जाओगे। ठीक है, 1-2 रीडिंग मान लोगे, इजीली पॉसिबल है। बस वो सैलिएंट फीचर्स और DNA फिंगरप्रिंटिंग में भी एक फीचर्स वाला नोट है, उसे भी आप देख लेना, और ये पोजीशन समझना सीख लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।